गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज फायर इंश्योरेंस टॉपिक के तहत हमारा जो अगला डिस्कशन रहेगा वो होगा प्रिंसिपल्स ऑफ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हम किस प्रिंसिपल पर बेस करके अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनका आपको ख़ास ख्याल रखना है और ये कॉन्ट्रैक्ट का आधार है एक तरह से। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी सबसे मेन प्रिंसिपल माना जाएगा। इंडेमनिटी का मतलब हानि से रक्षा करना, हानि रक्षा करने का एक अनुबंध है। हानियों की रक्षा, किसकी हानियों की? इंश्योर्ड पर्सन की हानियों की। कौन कर रहा है रक्षा करने का वचन? इंश्योरेंस जो कर रहा है, यानी इंश्योरेंस कंपनी की हम बात कर रहे हैं। तो जो इंश्योरर है वो इंश्योर्ड पर्सन को प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसको उसकी प्रॉपर्टी को आग से होने वाली हानि से बचाने का, बचा तो नहीं सकता लेकिन अगर उससे नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान की भरपाई करने का वचन दे रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मतलब हमारा जो मकसद है इस पॉइंट को करने का वो क्या है, उस पर आ जाते हैं। देखिए, क्योंकि प्रिंसिपल कह रहा है इंडेमनिटी का कि हम आपको आपके नुकसान से भरपाई करेंगे। अब नुकसान से भरपाई करने का मतलब ये है कि आपको मान लीजिए 10,000 का लॉस हुआ है तो हम आपको 10,000 देकर काम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने 8,000 का इंश्योरेंस करवा रखा है और आपका नुकसान 10,000 का है तो हम आपको 8,000 देंगे क्योंकि आपका इंश्योरेंस 8,000 का है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 18,000 का इंश्योरेंस करा रखा है लेकिन नुकसान आपका 10,000 का है तो हम आपको 18,000 कैसे दे सकते हैं? आपको 10,000 के नुकसान के बदले में 18,000 देने का मतलब तो ये हो गया कि आपको 8,000 का बेनिफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि नुकसान आपका 10,000 का हुआ। अगर हम आपको 18,000 दे देंगे तो आपको तो 8,000 एक्स्ट्रा चले गए ना। तो यहाँ तो हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं, इसका मतलब इंश्योरेंस कराने से आपको तो प्रॉफिट होने लगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये रहेगी कि भाई हम तो एक तो ये बिज़नेस हम आपको प्रॉफिट देने के लिए कर रहे हैं या हम आपको नुकसान से बचाने के लिए कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नुकसान से भरपाई करने का है, वो आपको उससे बाहर निकालने का है, वो आपको उस स्थिति में लाने का है जब आपको नुकसान नहीं हुआ था। उस समय आप जिस सिचुएशन में थे उसी सिचुएशन में आपको वापस लाकर खड़ा करना है हमने। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको एक्स्ट्रा पैसा देकर एक जो है प्रॉफिट वाली कंडीशन में ला देंगे, वो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर वो पॉइंट हमको ध्यान में रखना है कि हम आपको एक्चुअल लॉस ही दे पाएंगे, पूरा कर पाएंगे, या फिर अगर आपने इंश्योरेंस ही कम पैसों का करा रखा है तो फिर तो हमें आपको कम ही पैसे देने होंगे, फिर तो हम आपको उससे ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते। राइट, तो ये ध्यान में रखना है कि अगर एक्चुअल लॉस हमारा कम है, इंश्योरेंस हमारा ज़्यादा अमाउंट का है तो हम आपको एक्चुअल लॉस जितना अमाउंट देंगे, और अगर हमारा एक्चुअल लॉस ज़्यादा है लेकिन आपने इंश्योरेंस ही कम पैसों का करा रखा है तो हम आपको वो इंश्योरेंस का मनी ही देंगे, एक्चुअल लॉस पे जितना पैसा भी नहीं दे पाएंगे। ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, अब इसके कुछ मेन बातें हैं जैसे जो मैंने अभी बताई हैं उसको बस आपने थोड़ा सा पॉइंट्स में डिस्कस करना है। जैसे मैंने क्या बोला कि सबसे पहले सिर्फ आपको या तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस ही मिलेगा, वही आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन वो भी तब अगर आपने पूरा का पूरे लॉस को कवर करवाने की कोशिश कर रखी है, मतलब उसके हिसाब से आप प्रीमियम दे रहे हो। ठीक है, अगर अमाउंट ऑफ लॉस हमारा कम है लेकिन अमाउंट जो इंश्योर करा रखा है आपने ज़्यादा है तो आपको सिर्फ एक्चुअल अमाउंट ही मिलेगा। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर प्रॉपर्टी आपने ज़्यादा एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर करा रखी है, ठीक है, एक से ज़्यादा हम इंश्योरेंस ले सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है, मान लीजिए मेरा 10,000 का नुकसान हुआ और मैंने 3 जगह से इंश्योरेंस करा रखा है, तीनों जगह से मैंने 10-10 हज़ार का करा रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे 30,000 पे दे देंगे। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मुझे 20,000 का तो बेनिफिट हो गया बैठे बिठाए। ऐसा नहीं होगा, ये इस प्रिंसिपल के बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, वो तीनों कंपनीज मुझे प्रोपोर्शनेटली देंगी और कुल मिलाकर मेरे लॉस यानी 10,000 के बराबर ही अमाउंट मेरे हाथ में आएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो अगर एक से ज़्यादा आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको जो क्लेम मिलेगा वो एक्चुअल लॉस के बराबर ही मिलेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम, जो लॉस होता है प्रॉपर्टी का या एसेट्स का, उसका बाकायदा वैल्यूएशन होता है।
एक सर्वेयर नियुक्त किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, जो ये चेक करता है कि एक्चुअल लॉस कितना है, और जो एसेट इंश्योर करवाई थी, और कई बार क्या होता है कि हम जो एसेट का इंश्योरेंस कराते हैं, हम इंश्योरेंस मार्केट वैल्यू के आधार पर नहीं कराते हैं, हम उसका कम पे इंश्योरेंस कराते हैं, तो वो उसमें हमारा ही लॉस है कल को, क्योंकि जब अगर एक्चुअल लॉस होगा तो फिर वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से हमें क्लेम नहीं मिलेगा। तो वहाँ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हम मार्केट के वैल्यूएशन को भी ध्यान में रखकर ही उसका जो है इंश्योरेंस करवाएं। और फिफ्थ पॉइंट पे आ रहे हैं हम, इंश्योरर के पास ये राइट है कि जब वो इंडेमनीफाई कर देगा, यानी कि अगर आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ है 10,000 रुपये का और उसने आपको 10,000 दे दिए, तो उसके बाद उसका जो थर्ड पार्टी से, अब मान लीजिए किस गाड़ी का एक्सीडेंट किसी तीसरे पर्सन के साथ हुआ है, तो तीसरे पर्सन से जो भी लेना देना होगा वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी, उसमें आपका रोल ख़त्म हो जाता है। कारण आपको तो अपने रिस्क से मतलब है ना, आपको अपने लॉस से मतलब है, लॉस आपको इंश्योरेंस कंपनी से दे दिया, तो फिर आप थर्ड पार्टी के पास जाने का तो कोई आपका सवाल ही नहीं पैदा होता। थर्ड पार्टी से अगर कुछ भी मिलना है, लेना है, वो इंश्योरेंस कंपनी का काम है और वो इंश्योरेंस कंपनी का राइट है। अगर वो आपको दे के भी गया है तो भी वो आपकी ड्यूटी है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को उसको वापस करेंगे। ओके, तो ये तो हुआ हमारा पहला प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी पर्सन इंश्योरेंस करवा रहा है उसका अपनी वस्तु में, अपनी एसेट्स में एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। आप अपनी पड़ोसी की कार, अपने पड़ोसी के मकान, आप अपने दोस्त के एसेट्स को इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, आप अपनी चीज़ों को इंश्योरेंस करवा सकते हैं। आप उस चीज़ को इंश्योरेंस करवा सकते हैं जिस चीज़ में आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, जिस चीज़ के नुकसान से आपका नुकसान है। ओके, हालांकि इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी है। अभी मैंने बोला कि आपकी चीज़ है, वो आप ऑनर हैं, राइट, आपका उसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रेडिटर का भी इंश्योरेंस में इंटरेस्ट है, एजेंट का भी है, ट्रस्टी का है। ये सब लोग कौन है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि क्रेडिटर कौन है। क्रेडिटर वो है जिसने लोन दे रखा है। लोन दे रखा है तो ऑब्वियसली जिस पर्सन को लोन दे रखा है तो उसकी प्रॉपर्टी में क्रेडिटर का इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा। कारण कि लोन का पेमेंट वो प्रॉपर्टी बेचकर या जैसे भी अपनी प्रॉपर्टी के थ्रू ही करेगा ना पूरा, ठीक है। अगर मान लीजिए उसके पास प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी तो लोन कहाँ से पे करेगा? नहीं पे कर पाएगा। इसीलिए क्रेडिटर का जो इंटरेस्ट होगा वो अपने एसेट्स के साथ साथ जिस पर्सन को उसने लोन दे रखा है उस पर्सन की प्रॉपर्टी में भी उसका इंटरेस्ट होगा। तो अगर एक क्रेडिटर किसी डेटर की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाता है तो कोई डाउट नहीं है, वो करवा सकता है, क्योंकि उसमें क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। सेम कहानी एजेंट की है या ट्रस्टी की है या बेली की है। बेली कौन है? बेली वो है जिसके पास बेलर ने कुछ सामान छोड़ा है। अब सामान क्या है, परमानेंट नहीं छोड़ा है, टेम्परेरी किसी काम के लिए आपके पास सामान रखा गया है। अब मान लीजिए आपके पास कोई सामान जो है वो रखा गया है, लेकिन जब आप मान लीजिए आपका, जैसे कि हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में पढ़ते हैं कि बेली के कुछ राइट्स होते हैं, गुड्स को लियन भी कर सकता है। अब मान लीजिए उसने गुड्स पर कोई खर्चा किया है, उस खर्चे की वैल्यू तक उसका उस सामान में इंटरेस्ट है या नहीं है? बिल्कुल है। इसीलिए उसका वो मानेंगे कि हम उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। सेम कहानी प्लेजी की है। अब प्लेजी कौन है? जिसके पास गुड्स प्लेज की गई हैं, गिरवी रखी गई हैं। अब गिरवी कोई क्यों रखता है? ऑब्वियसली पैसे के लिए, लोन के लिए, ठीक है। तो अब लोन के लिए अगर हमने किसी को गुड्स दे रखी हैं तो वो पर्सन गुड्स में इंटरेस्ट रखेगा या नहीं रखेगा? कारण क्योंकि गुड्स ही हैं जिसकी सिक्योरिटी पर उसने जो है पैसा दे रखा है। तो यहाँ पर प्लेजी एक तरह से क्रेडिटर ही तो हुआ ना। तो बात तो वही आ गई कि क्रेडिटर का जिस तरीके से इंटरेस्ट है दूसरे की प्रॉपर्टी में, सेम यहाँ प्लेजी का है। स्पाउस मतलब लाइफ पार्टनर। अब लाइफ पार्टनर जो होता है, यानी कि जो पार्टनर हैं एक दूसरे के, हस्बैंड वाइफ हैं, उनका एक दूसरे की प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या नहीं है? बिल्कुल है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ ऑनर ही नहीं बल्कि ये कुछ लोग भी इन दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट रखते हैं। तीसरा जो पॉइंट आ रहा है हमारा, अच्छा हाँ, अभी इसके बारे में भी थोड़ा सा बताना रह गया। हालांकि मैं ये चीज़ें कर तो चुकी हूँ क्लियर, पर इन्होंने क्योंकि पॉइंट्स बताए हैं इसलिए मैं भी थोड़ा सा पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो असेंशियल बातें क्या हैं इसमें कि सबसे पहले तो हम जिस प्रॉपर्टी की एसेट्स की बात कर रहे हैं वो
प्रेजेंट होनी चाहिए, कुछ सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, चाहे वो गुड्स हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो एसेट्स हैं। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि इंश्योर्ड यानी कि जो पर्सन इंश्योरेंस करवा रहा है वो उसका उसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि उस वस्तु के होने से फ़ायदा और वस्तु के नुकसान से उसका नुकसान, राइट। इसी तो कहेंगे ना हम फाइनेंशियल इंटरेस्ट। तीसरा है रिलेशनशिप बिटवीन इंश्योर्ड एंड द सब्जेक्ट मैटर, यानी जिस चीज़ का आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसके साथ आपका जो है एक स्पेसिफिक कनेक्शन होना चाहिए। वो चीज़ आपकी है, आप उसके ऑनर हैं, या आपका कोई ना कोई कनेक्शन है, जैसे क्रेडिटर का कनेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये वाली सारी बातें आप अच्छे से समझ गए और इसके आधार पर आपने ये एक तरीके से माइंड में सेट कर लिया कि हम जिस भी चीज़ का इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसमें हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। तीसरी बात जो तीसरा प्रिंसिपल जो आ रहा है वो है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अब इसका मतलब ये भी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि दो पार्टीज़ के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किसी विश्वास के दम पर होता है, विश्वास पर आधारित होता है। एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं जानती कि आपकी गुड्स की वैल्यू क्या है या आपकी एसेट्स की वैल्यू क्या है या आपका एसेट्स में इंटरेस्ट है या नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बतानी है इंश्योरेंस कंपनी को, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको बतानी है, राइट। तो इंश्योरेंस कंपनी का भी आप पर विश्वास होना ज़रूरी है और उस विश्वास को कायम रखना आपका काम है। सेम आपके पार्ट पे भी है, आपको भी बहुत सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को बतानी होगी और उन बातों पर इंश्योरेंस कंपनी को विश्वास करना होगा, राइट। तो दोनों जो पक्षकार हैं उन दोनों को एक दूसरे के साथ विश्वास का संबंध बनाकर रखना होगा, उसी के बेस पर ये कॉन्ट्रैक्ट आगे चल पाएगा, ठीक है। अगर कहीं भी ये डाउट रहता है दोनों पक्षों में से किसी को भी कि हमारे साथ कुछ धोखा हो रहा है या कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है, तो दोनों में से कोई भी पक्षकार कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी क्या कर सकता है, तोड़ सकता है, रिवोक कर सकता है। कारण कि अब जब विश्वास ही नहीं है, जब हमारा जो बेस है फेथ ट्रस्ट का वो ही ख़त्म हो गया, तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अब इस प्रिंसिपल का एसेंशियल क्या है, इस प्रिंसिपल के एक सेकेंड, हाँ, इस प्रिंसिपल के एसेंशियल हैं हमारे क्या क्या कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो दो अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली डिस्क्लोज करेंगी। दूसरा, इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन पर आधारित है और इन्फॉर्मेशन दोनों तरफ से जो इन्फॉर्मेशन देखो मांगी जाती है वो तो एग्जैक्टली आपको बतानी ही बतानी है। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो एक कॉमन सेंस की जैसे कहते हैं ना कि बात है कि हाँ हम ये मान लेते हैं कि ये तो चीज़ होगी, यानी कि अगर आप इस चीज़ का इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो हम ये मान लेते हैं कि आपका इसमें इंश्योरेंस इंटरेस्ट रहेगा या होगा, ठीक है ना। और कोई भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन अगर छुपाई गई है या झूठ बताई गई है तो दोनों पार्टीज़ को ये अधिकार है कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स को से विड्रॉ कर सकती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको बताने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो नहीं भी बताए गए तो भी वो जैसे कहते हैं ना जग जाहिर है, यानी कि सबको पता है या सब जानते हैं तो उसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी कुछ इम्प्लाइड बातें हैं तो वो नहीं भी बताई जाएँ तो कोई इशू नहीं रहता। और कई बार जो पॉलिसी में लिखी जाती हैं वो चीज़ें हैं लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे हैं दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, राइट। तो ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है और इसमें हम ये बात देखेंगे कि जो एक्सीडेंट हुआ है, जो डैमेज हुआ है हमारी प्रॉपर्टी को, हमारी एसेट को, वो किस वजह से हुआ है, तो वो नियरेस्ट कॉज क्या है। क्या नियरेस्ट कॉज फायर है या वो चीज़ है या वो कोई एक्टिविटी है जो हमारी फायर इंश्योरेंस में कवर हो रही है या नहीं हो रही है। अगर फायर इंश्योरेंस में वो चीज़ कवर हो रही है और वो उसका रीज़न है तो आपको क्लेम मिलता है, अदरवाइज क्लेम के आप अधिकारी नहीं हो। तो नियरेस्ट कॉज हमेशा देखा जाता है, राइट। तो अगर वो कॉज रिमोट है यानी दूर का कोई कॉज है या वो आपके फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी में कवर नहीं होता है तो उसका क्लेम आप नहीं ले सकते, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पर मैं दे सकती हूँ आपको और बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। इसमें एक
ऐसे ही आग की एक दुर्घटना हुई थी, जिसके अंतर्गत मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि एक वेयर हाउस, एक गोदाम में जो है कॉटन यानी कि कपास रखी हुई थी और उसका इंश्योरेंस किया गया था फायर से। हरिकेन या फिर टाइफून या फिर कोई भी अर्थक्वेक वगैरह का उसमें कवरेज नहीं था। अब क्या हुआ कि उसके ही थोड़ा सा तीसरी चौथी बिल्डिंग में जो है वो आग लग गई। अब तीसरी चौथी बिल्डिंग में आग लगी तो वो क्या हुआ कि हवा का जो बहाव जिसे आप कह सकते हो या प्रवाह था वो इस तरफ था, और हवा के प्रवाह से वो आग जो है फैलती फैलती यहाँ अब उस थर्ड बिल्डिंग में आग लगी थी किसी एक्सप्लोजन की वजह से, ठीक है। लेकिन एक्सप्लोजन का कवरेज इस बिल्डिंग को नहीं था, इस बिल्डिंग को सिर्फ फायर का कवरेज था। एक्सप्लोजन का कवरेज उस बिल्डिंग में रहा या नहीं रहा वो सवाल नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि इस बिल्डिंग में रखी हुई कपास में जो आग लगी वो आग का रिमोट जो डैमेज हुआ वो रीज़न आग था। तो अभी हम देखेंगे कि क्या आग से कपास का नुकसान हुआ या विस्फोट से हुआ। देखिए, विस्फोट रिमोट रीज़न माना जाएगा और आग नियरेस्ट कॉज मानी जाएगी, ठीक है। विस्फोट का कवरेज नहीं था, आग का कवरेज था, क्योंकि नियरेस्ट कॉज आग थी इसीलिए उसको क्लेम मिल गया। तो इस तरीके का केस आया था, आप इसको और थोड़ा सा डिटेल में आराम से पढ़ सकते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि जो नियरेस्ट कॉज होता है वही हमारे लिए मेन होता है और उसकी ही हमें ध्यान रखना है कि उसका ही हम कवरेज ले सकते हैं। एंड लास्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रस्थापन का सिद्धांत है ये। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब हम इंश्योर्ड पर्सन को उसका इंडेमनिटी हम उसको उसकी हानियों की भरपाई कर देते हैं, तो उसके बाद जो भी बचा खुचा रह जाता है उस पर अधिकार किसका होता है? इंश्योरेंस कंपनी का होता है, राइट। अब थर्ड पार्टी के साथ गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी डैमेज हो गई, आपको गाड़ी का नुकसान सारा मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से। ना वो गाड़ी का चाहे वो रिपेयर करवाएं या वो गाड़ी को स्क्रैप में बेचें, वो थर्ड पार्टी के ऊपर दावा करें, जो भी पैसा हाथ आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी का अधिकार होगा। उसमें इंश्योर्ड पर्सन का कुछ भी नहीं होगा, उसको 1 रुपया भी वहाँ से नहीं मिल सकता। कारण उसको कोई बेनिफिट नहीं देना है, हमने उसको उसके नुकसान की भरपाई देनी है जो हम दे चुके, जो हम इंश्योरेंस कंपनी उसको दे चुकी। अब उसके बाद जो भी इंश्योर्ड का जो अधिकार होता, अगर उसको यहाँ से भरपाई ना मिलती तो क्या करता? थर्ड पार्टी पे दावा करता, थर्ड पार्टी से जो मिलता वो उसका होता। लेकिन अब वो दावा नहीं कर सकता और जो भी मिलेगा वो इंश्योरेंस कंपनी का अधिकार होगा। इस प्रिंसिपल को हम कहेंगे प्रस्थापन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। तो इसमें ये सब्रोगेशन 3-4 तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है कि अगर मान लीजिए इस तरीके के कोई गवर्नमेंट ने कोई कमिटमेंट कर रखा है कि इस नुकसान से आपको हम ऐसे भरपाई करेंगे और आपने अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस भी करवा रखा है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से अगर पैसा मिल जाते हैं तो गवर्नमेंट से जो रिकवरी मिलेगी वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगी, वो आपको नहीं मिलेगी। लॉ के अकॉर्डिंगली अगर आपको कोई कवरेज मिलती है तो वो आपको नहीं, आपकी इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपका पैसा भर चुकी। सिमिलरली जो भी सब्जेक्ट मैटर होगा, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो स्क्रैप होगा, जो साल्वेज होगा, वो इंश्योरेंस कंपनी का अधिकार होगा। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अगर आपको कुछ पैसा मिलना है नुकसान का, इंश्योरेंस कंपनी के अलावा की बात कर रही हूँ मैं, तो वो पैसा भी इंश्योरेंस कंपनी को ही जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा किसी भी थर्ड पार्टी, टॉट का मतलब यहाँ पर सिविल यानी कि जो भी सिविल रॉन्ग, यानी कि किसी की भी मिस्टेक से अगर प्रॉपर्टी का कोई लॉस होता है, उस लॉस को अगर इंश्योरेंस कंपनी कवर कर देती है, तो उस कवरेज के बाद अगर थर्ड पार्टी से कोई पैसा हाथ आता है, दैट इज़ द राइट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज़ नॉट योर राइट। सो इसे हम प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन के आधार पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा, एक सेकेंड, हाँ, ये हमारे प्रिंसिपल से। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने कुछ प्रिंसिपल्स की बात करी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक बार मैं फिर से इनको रिमाइंड करवा देती हूँ आपको। सबसे पहला था हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, जिसमें हम उनकी हानियों की रक्षा करेंगे, यानी कि उसका जो भी एक्चुअल लॉस होगा वो पे करेंगे। दूसरा हमारा प्रिंसिपल था इंश्योरेबल इंटरेस्ट का, यानी कि जो इंश्योर्ड पर्सन है वो क्लेम तभी कवर ले पाएगा अगर उसका वास्तव में उस संपत्ति में यानी कि वो इंश्योरेंस करवा भी तभी पाएगा
अगर उसका उसमें कोई वास्तव में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। और तीसरा क्या था हमारा, अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि दोनों पक्षकारों को एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए और दोनों को एक दूसरे से इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करनी चाहिए। और फिर था हमारा जो है कॉज का सीन कि नियरेस्ट कॉज जो है वो फायर इंश्योरेंस में कवर होना चाहिए। एंड द लास्ट वन वाज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, मतलब जैसे ही आपको आपकी हानियों की भरपाई हो जाती है देन जो राइट्स आपके पहले थे वो सारे के सारे राइट्स अब किसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।